हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह और आज हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं ट्वेल्थ फिजिक्स के चैप्टर 1 का जो हमारा नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। उसका थर्ड वीडियो है, तो अगर आप दो वीडियो पिछले नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़। आज इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बेसिस पे एक हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे। देन आफ्टर वी विल गो टू द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड as well as electric field intensity, and then I will derive an expression for a electric field intensity at a distance r due to a point charge. Then I will cover about the electric field lines, I mean the characteristics of electric field lines। यानी आज का वीडियो में हमारा इतना चीज़ हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पहले भी 11th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार्ज के लिए पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हमारे पास n चार्ज हैं, अगर हमारे पास n चार्ज है या सपोज करते हैं 5 चार्जेज हैं। देखिए ये हमारे पास 4 चार्जेज हैं, 1 2 3 4। अगर हम बोलें कि इस वाले चार्ज पे फोर्स क्या होगा ड्यू टू दीज ऑल चार्जेज, ठीक है। तो कोई भी एक चार्ज को हम सपोज कर रहे हैं, उसके अराउंड में और भी सारे चार्ज हैं, तो उस चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है उसके लिए प्रिंसिपल है। उसका वैल्यू क्या होगा? वेक्टर सम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर सम करेंगे। तो इस वाले चार्ज पे ये तीनों चार्ज अलग अलग फोर्स लगाएंगे। ए चार्ज भी फोर्स लगाएगा इस पे, ए वाला चार्ज भी लगाएगा और ए वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो ये तीनों का वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर हम इसका डिफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ n पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ स्पेस और इन अ सिस्टम, then the force on any one point charge is equal to the vector sum of all the forces acting on that charge। यानी एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम के इक्वल होगा ऑल द फोर्सेस जो हमारे और भी चार्ज उसके अराउंड में हैं, उसके कारण जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसके कारण जो फोर्स उस पर लग रहा है, उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब हम आपको अगर डिफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, बस आप भी लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि इफ n पॉइंट चार्जेज are placed in a system, then net force on any charge is equal to the, किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम के। वेक्टर सम ऑफ, किसका वेक्टर सम? ऑल द फोर्सेस, जो भी फोर्स उस चार्ज पे लग रहे हैं, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू मैनी चार्जेज, जो भी उसके अराउंड में चार्जेज हैं वो उस पे फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम के इक्वल होगा। हम आपको एग्जांपल्स और क्लियर करना चाहेंगे। देखिए जैसे एक हमारा यहाँ पे चार्ज है जिसका नाम है Q1, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे है, ये हमारा Q2, एक चार्ज यहाँ पे है Q3, ठीक है। अगर हम बोलें कि Q3 पे हमारा नेट फोर्स क्या होगा, तो एक तो हमारा Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर Q1 फोर्स लगाएगा इस पे, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? फोर्स किस पे लगा रहा है? थर्ड चार्ज पे। किसके थ्रू? 1 के थ्रू। और एक फोर्स कौन लगाएगा? एक है हमारा इस वाले चार्ज पे, यानी Q3 पे फोर्स कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। यानी इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं अभी।
तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम इसको समझना चाहें तो क्या होगा नेट फोर्स? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी आपको हम न्यूमेरिकल से और क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q3, ये क्या होगा हमारा? एक तो फोर्स Q1 के कारण इस पे लग रहा है और एक Q2 के कारण, तो नेट फोर्स क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज Q1, और एक कौन सा फोर्स है? एक कौन सा फोर्स है? F32, यानी इस पे जो थर्ड वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण? सेकेंड के कारण। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कितने भी पॉइंट चार्जेज हों तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जितने भी उस पे फोर्स लग रहे हो और भी जो उसके अराउंड में पॉइंट चार्ज है उसके कारण उसके वेक्टर सम के इक्वल होंगे। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हम आपको एक न्यूमेरिकल भी यहां पर देना चाहेंगे और न्यूमेरिकल से और भी इजी हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल ये है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग समझ आता है ना, जिसके वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो न्यूमेरिकल ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे प्लस Q चार्जेस रखे हुए हैं। न्यूमेरिकल क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके साइड्स क्या है? A, ध्यान दीजिएगा यहां पे, और इसके वर्टिसेस तीनों पे चार्ज क्या है? प्लस Q। अगर इस वाले का हम नाम दे दे कि ये चार्ज हमारा A है, ये चार्ज B है और ये चार्ज C है, तीनों का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस Q है तीनों का। तो हम अगर बोले कि नेट फोर्स क्या होगा चार्ज C पे, न्यूमेरिकल यही है कि नेट फोर्स क्या होगा चार्ज C पे। देखिए इस वाले चार्ज पे, चार्ज C पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो चार्ज हमारा A लगाएगा और एक चार्ज B लगाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है कि डायरेक्शन की भी बात होगी। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात होगी ही होगी। अब आप हमें बताइए कि A भी पॉजिटिव चार्ज है, A भी पॉजिटिव चार्ज है, A भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे A वाला चार्ज A इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा? देखिए पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो A वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे हमारा किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ। क्यों? क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, और A वाला चार्ज भी हमारा इसको रिपेल करेगा। तो पहले न्यूमेरिकल हमें फाइंड क्या करना है, वो न्यूमेरिकल में आपको मैं लिख देता हूं कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज C, ठीक है, क्वेश्चन यही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ आ गया? देखिए इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे ये हमारा चार्ज A है, यहां पे इसका वैल्यू क्या है? प्लस Q। चार्ज B है यहां पे, इसका भी वैल्यू क्या है? प्लस Q। और एक चार्ज C है, इसका भी वैल्यू क्या है? प्लस Q, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट चार्ज है C, एक तो पॉइंट चार्ज A इसको किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। ध्यान से देखिए, क्यों? रिपेल करेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज है। इसका हम नाम देना चाहे तो क्या होगा नाम? फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू चार्ज A, ठीक है। और एक फोर्स A वाला चार्ज B भी इस पे लगाएगा ना, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन भी इसका इधर होगा। क्यों? क्योंकि A वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, यानी बाहर की ओर, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। यानी इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, हमारे चार्ज C पे दो फोर्स लग रहे हैं। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? किस पे फोर्स लग रहा है? चार्ज C पे, किसके थ्रू? B के थ्रू। इस पे दो फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पे, एक A फोर्स है और एक A है। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होता है हमारा वेक्टर सम।
देखिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। आप 11th में पढ़े होंगे थोड़ा सा भी अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो अगर कोई दो वेक्टर हो अलग अलग डायरेक्शन में तो उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी होता है। तो अगर हम बोले कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए है, यानी इसको हम एफ ओनली नाम देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने पहले बता दिया है आपको, जिसके साइड्स की लेंथ क्या है, स्मॉल ए, पहले ये हमने बता दिया है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री और ए एंगल भी 60 डिग्री, राइट। अच्छा, ए एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ए वाला एंगल भी क्या होगा बताइए, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री है। तो 10th का 9th का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए हमें पहले फाइंड करना है एफ सी ए, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ सी बी। किससे फाइंड करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए बना है, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है उसमें फोर्स अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ कल हमने पिछला वीडियो में बताया था, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होता है, जो 2 पॉइंट चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड, R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। वही कॉन्सेप्ट लगा करके हम ये दोनों फोर्स का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इनका वेक्टर सम करेंगे, नॉट एल्जेब्रिक सम। वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। एल्जेब्रिक सम जैसे कैसे होता है 2 + 3 5, लेकिन वेक्टर सम में ऐसे नहीं होता है 2 + 3। उसके लिए फार्मूला आपने 11th में वेक्टर जो था वहां पे दिया हुआ था, वो अभी हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फोर्स कौन सा निकालने वाले हैं, एफ सी ए। चलिए बताइए एफ सी ए। पहले तो कूलम्ब्स लॉ में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। एफ सी ए यानी ए वाला फोर्स, इसको हम बोलते हैं Q1 है और एक Q2 है। इसका भी वैल्यू क्या है, Q है मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, यानी K को हम ऐसे ही रहने देते हैं। Q1 के जगह भी Q है और Q2 के जगह भी Q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, A ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी A स्क्वायर, यानी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू किसका है, FCA का। नाउ I will find the value of FCB. What will be the value? Again we will apply the Coulomb's law. Here if you are supposing that this charge is Q1 and this is Q2, then what will be the formula, Q upon distance। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A डिस्टेंस हमारा A है, यानी यहाँ भी क्या होगा, A स्क्वायर, R की जगह हम A ले रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ से सब सीधा चल रहे हैं, यानी Q1 इंटू Q इंटू Q क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम। चलिए हम 11th में थोड़ा सा आपको 11th में ले चलते हैं, ठीक है। 11th में अगर आपने पढ़ा होगा कि कोई एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर R है हमारा, तो R का वैल्यू क्या होता था, याद कीजिए, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। 11th में फार्मूला था कि रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम वहाँ पे ये फार्मूला यूज करते थे। 11th का एक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ भी फिर से हम बता दिया आपको। तो अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर हो A और B, ये फार्मूला उसके लिए था। यहाँ पे दो वेक्टर कौन से हैं, एक A वाला है और एक A वाला है। सेम चीज़ हम इस फार्मूले में पुटअप करेंगे, ठीक है। चलिए हम ऊपर से इरेज करते हैं या यहीं पे बता देते हैं। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज C क्या होने वाला है बताइए, √FCA स्क्वायर प्लस B की जगह क्या है यहाँ पे FCB प्लस 2AB cos थीटा। 2A
ए की जगह हम क्या लेंगे, एफ सी ए का वैल्यू, बी की जगह एफ सी बी का वैल्यू, और कॉस थीटा बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या है। एक कॉन्सेप्ट था इसमें, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। जो यहाँ कॉस थीटा है, थीटा कहाँ का होता है, जो दो वेक्टर है ना उनके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू बताइए जल्दी, ठीक है। अब अभी हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, किसका, एफ सी बी का और एफ सी ए का। तो एफ बस यहां पे आप पुटअप करेंगे और हमारा आंसर होगा। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ सी ए का वैल्यू था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे हम, प्लस एफ सी बी का वैल्यू क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2a का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी का वैल्यू वही चीज़ है, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया हमारा, यानी f इज इक्वल टू हुआ अंडर रूट के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये भी दोनों सेम चीज़ है। अगर दोनों को हम ऐड करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो सिंपल सा है। यहां पे भी क्या होगा बताइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर। यहां पे ए 2 टाइम्स है, ए वाला टर्म, यहां पे 1 टाइम्स है, तो टोटल कितने हुए ऐड करेंगे। तो मैथ्स चल रहा है, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, मैथ्स है अभी। तो हमारा हो जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम रूट से अगर इस टर्म को बाहर करेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, और 3 हमारा रूट में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होगा, इसको हम रूट से बाहर कर रहे हैं इस वाले टर्म को, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो फाइनल जो नेट फोर्स होगा चार्ज सी पे, वो ए होगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही आपको हम एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, आप खुद से करना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस बार एक चार्ज क्यू उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉयड में रखा हुआ है, और वर्टिसेस पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस पे चार्ज क्यू रखे हुए हैं, ठीक है। तो और एक चार्ज और क्यू जो है, एक एक्स्ट्रा चार्ज क्यू उसके सेंट्रॉयड में रखा हुआ है। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ भी ए है, आप फाइंड कीजिएगा, ठीक है। इजी है, बस थोड़ा सा उसमें भी ध्यान लगाई रहिएगा, सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ भी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल बताए। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज किया जाएगा आगे, बट दोनों का कॉन्सेप्ट समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब एरिया। अगर कोई भी एक चार्ज है हमारा, उसके अराउंड में जो स्पेस है, जो रीजन है, अगर ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड में एक स्पेस है, रीजन है, और इस स्पेस में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग समझिएगा, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, यानी वो चार्ज जो एक प्रोटॉन के इक्वल हो। यानी हमारा जैसे H प्लस आयन की बात करें, H प्लस क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें वहां से, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर हम वहां से निकाल लेंगे तो उस पर क्या बचेगा, 1 प्लस चार्ज बचेगा ओनली, ठीक है। अब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम उसी को बोलते हैं, हम आपको एग्जांपल से भी समझा दिए, ठीक है। तो देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज
अगर हम इसके रेजिन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी अगर एक पॉइंट चार्ज है, इसके राउंड में ए स्पेस है, ए रेजिन है, और हम इसके स्पेस में, इसके रेजिन में एक पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका? इस पॉइंट चार्ज का। अगर उसके बाहर जैसे ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाता है, वहां पे फोर्स अगर ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। किसका? इस पॉइंट चार्ज का। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या है? एक फोर्स जो हम एक दूसरे चार्ज पे लगा रहे हैं ना, उसका मेजरमेंट है। देखिए, ये हमारा एक चार्ज है, इसके राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर लाए। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स ये हमारा चार्ज एग्जर्ट करेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। कौन सा? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कौन? ये हमारा एक पॉइंट चार्ज। वो मेजरमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन वो क्या है? एक रेजिन है, किसके राउंड में? एक पॉइंट चार्ज के, या कोई भी एक चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन चाहिए आपको, तो डिफिनेशन ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन ये होगा कि द रेजिन और स्पेस किसके अराउंड में? अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच, अगर हम उसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएं, इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज experienced a force known as electric field, known as electric field। ठीक है, उस रेजिन को, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर हमारा एक प्लस चार्ज है और एक हमारा माइनस चार्ज है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज हैं, बट डायरेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे फर्क होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड में होगा, और जो निगेटिव चार्ज होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड में होगा। इसको ध्यान रखना है। और जो निगेटिव चार्ज होंगे, उसका डायरेक्शन हमारा इनवर्ड होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन हमारा इनवर्ड होगा। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड आल्सो गिव इट्स एसआई यूनिट एज वेल एज द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको दे भी देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अभी हम आपको बताए थे। वो किसका मेजरमेंट है? वो मेजरमेंट है हमारा फोर्स का। पहले तो हम आपको एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक प्लस चार्ज है। ठीक है, अब इसके अराउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू नॉट से, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? क्यू नॉट से। तो इस वाले फोर्स पे जो ए वाला चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो फोर्स लगाएगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे,
उसी मेजरमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कहां पर? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि यहां पे भी अगर हम इस चार्ज को रखें तो यहां पे भी सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा, नहीं। अगर ये नजदीक में इसके नियर में आ रहा है तो ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली। जैसे जैसे हमारा यहां से डिस्टेंस अवे होता जाएगा ये फोर्स भी डिक्रीज करता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। यानी अगर यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखे हैं तो इस पे जो फोर्स अभी लग रहा है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे वही होगा। किसका? इस वाले चार्ज का। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन देना चाहें तो डिफिनेशन ये होगा, ठीक है, कि द मेजरमेंट ऑफ ये हम इधर यहां पे आपको बना देते हैं। ये प्लस चार्ज है और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, इसी पे हमारा फोर्स याद लग रहा है। द मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट है? फोर्स एक्सर्टेड किस पे? ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Q0 से। ठीक है, हम आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बता चुके हैं ऑलरेडी। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पे रखा हुआ है? प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, ठीक है, is known as the electric field intensity of that charge at that point। इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, at that point। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। ठीक है, और ये हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बोले तो ये होता है फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? फोर्स के लिए होगा न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला भी बता दीजिए। न्यूटन बताइए, न्यूटन का क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मीटर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर ए मास के लिए m, यानी m इसके लिए ये हमारा क्या है? मीटर है l, और सेकेंड के लिए t, यानी न्यूटन के लिए mLT-2। डायमेंशनल फार्मूला भी आपको हमें पिछले वीडियो में सिखाए हैं, वहाँ पे न्यूटन का कैसे लिखते हैं उसे भी वो भी सिखा दिए हैं। ठीक है, mLT-2 और कूलम का क्या होता है? AT। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, कैसे लिखते हैं। AT कैसे हुआ वो भी हम आपको बताए हैं उस वीडियो में। तो ये फाइनली क्या हो गया? M L, यहाँ T-2, यहाँ T-1, T-3 और A-1, ये हमारा क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर इधर डायमेंशनल फार्मूला फाइनली यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको MLT-3 A-1, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और एक बात हम बताना चाहेंगे कि आगे जो भी एक्सप्रेशन होगा वहां पे ऐसे बोल देगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, कोई स्पेस का, कोई रेजिन का तो एक्सप्रेशन होता है नहीं, उसका तो आप मेजरमेंट कर नहीं रहे हो, वो तो एक स्पेस है, कोई रेजिन है। तो वहाँ पे आपको ऑटो में समझ लेना है कि ये बात किसकी कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन ये है,
कि derive an expression for an electric field due to a point charge at a distance r। एक्सप्रेशन क्या है, क्या ड्राइव करनी है? एक पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कहाँ पे? उस पॉइंट पे जो इससे आर डिस्टेंस पे। यही एक्सप्रेशन है। जो अभी एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे ना, एक कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी दिया हुआ है, और ये एक्सप्रेशन आगे भी हम यूज करेंगे हमेशा। तो और सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखिएगा, हम आपको फिगर से बता देंगे इसको ड्राइव कैसे करेंगे इजी वे में, उसके बाद हम ड्राइव करेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हम इसको इरेज करते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कहां पे? एट अ डिस्टेंस आर। समझ आ गया? यानी एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। यहां पे हमें निकालनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसका एक्सप्रेशन निकालनी है। और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम बताए थे E इज इक्वल टू क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो हम इस पॉइंट पे सपोज करते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हैं यहां पर, जिसका वैल्यू क्या है? Q नॉट। वो तो वैल्यू फिक्स है Q नॉट। अच्छा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही क्यों रखते हैं, यूनिट निगेटिव चार्ज को ही क्यों नहीं रखते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है ना। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वो एक तो उस पर एक फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड में लगेगा। दूसरी बात, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करने के लिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही लेते हैं। वो एक एक्यूरेसी ज़्यादा देता है इसलिए, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट डिस्टेंस R पे है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो हमें डिराइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक फोर्स वैल्यू चाहिए। ये फोर्स का वैल्यू हम कैसे ड्राइव करेंगे? कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है ना फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 का वैल्यू क्या है? Q है, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। और R जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस R हमने सपोज किया हुआ है, ऑलरेडी एक्सप्रेशन में बोला हुआ है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट ए लिखिएगा कि सपोज अ पॉइंट चार्ज Q is placed and a unit positive test charge Q naught is placed at a distance R from this point charge Q, ठीक है। तो from Coulomb's law force on Q naught क्या होगा बताइए? F इज इक्वल टू क्या होगा? F इज इक्वल टू होगा हमारा K Q1 का वैल्यू यहां पर Q होगा, Q2 की जगह हम क्या लेंगे? Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है, तो R स्क्वायर, यानी कूलम्ब्स लॉ से निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है हमारा F अपॉन Q नॉट, और F का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन एक Q नॉट, ठीक है। Q नॉट एंड Q नॉट कैंसिल हो गया, हमें क्या बचा? KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा
Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम K का वैल्यू पुट करना चाहें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आगे के एक्सप्रेशन हम इसको बहुत यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा ही यूज करेंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम, ये तो था एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन हमेशा आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप जल्दी से एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलते किसको हैं, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे एक हमारा एक चार्ज है, तो इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, नहीं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम देख नहीं पाते हैं, ये एक हमारा इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, जनरली एक कहां से जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है, और टर्मिनेट कहां होता है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को का जो पिक्चोरियल व्यू है उसी को शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही चीज, वही इमेज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखिए थोड़ा सा पहले आपको और फिगर से क्लियर करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा देंगे आपको। यहां से क्वेश्चन आता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इंपॉर्टेंट करके आप रखिएगा जरूर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली हमारा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है, और ये हमारा टर्मिनेट कहां पे होता है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है। अगर हम बोलना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते किसको हैं, तो इसको क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, एट विच द टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट किसको बोलते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर हम कोई एक, सपोज कीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो अगर एक लाइन है जो इसको टच कर रहा हो, एक ही पॉइंट पे टच कर, ओनली वन पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, ये 9th का ही चीज है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रहे हैं। तो अगर इस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये किसका डायरेक्शन देता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। यानी यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रा की इस पॉइंट पे, तो यहां पे ये जो टेंजेंट किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आया किसके लिए है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाया गया। लेकिन हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, ये हमारा क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सब छुपा हुआ है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, चलिए हम लिख देते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको माइंड में रखनी है इसको। सबसे पहले पॉइंट तो यही होगा कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक कहां से जनरेट होते हैं, दीज लाइंस जनरेट कहां से होते हैं, अभी बताया था हमने, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट
एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। हम इसलिए लिख रहे हैं इसको ताकि आप इसको नोट कर लें, सो दैट एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक चार्ज के लिए सेम होंगे नंबर? ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक +1 कूलम का चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने होंगे, क्या +2 कूलम के भी उतने ही होंगे? नहीं, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग होंगे। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इंक्रीज होंगे। ये पॉइंट था। ठीक है। एक और पॉइंट है कि क्या पॉजिटिव चार्ज हमारा लूप फॉर्म करते हैं ऐसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल वाला आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल से निकल करके और साउथ पोल पे एंड होते हैं, तो वहाँ पे लूप बनता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप बनाते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाते हैं। ये सीधा यहाँ से निकलेंगे और सीधा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं होगा, ये लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक ये भी पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज लाइंस डू नॉट मेक लूप। ठीक है, ये लाइंस कभी भी हमारा लूप फॉर्म नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, और भी हम कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं 2-3। ठीक है, अगर आपको 3 मार्क्स में देता है तो 6 पॉइंट आप लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है, देखिए एक और हम कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले यहाँ पे समझा देना चाहते हैं कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बाहर की ओर होंगे। तो ये हमेशा इस वाले चार्ज के, जैसे ये पॉइंट चार्ज है ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जनरेट होंगे वो इस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। यानी इनके यहाँ जो एंगल होगा वो कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होते हैं? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक है, एक ए भी पॉइंट था। एक और क्या पॉइंट है? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो जो टेंजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हमारा, देखिए हम बोलते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट पे एक हम टेंजेंट ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा इस टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ए टेंजेंट यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field lines gives the direction of the electric field। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि the tangent drawn at any point on electric field lines
वो क्या देते हैं, किसका डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। देखिए आज हम आपके लिए क्या क्या कवर किए, जल्दी से आपको हम एक समरी दे देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बेसिस पे एक आपको हमने न्यूमेरिकल कराया। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया हमने ऑलरेडी। और फिर हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके कारण, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। और फाइनली हमने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप हर एक वीडियो में आप कंटिन्यूटी अगर रखिएगा तो हम 12th के फिजिक्स का पूरा आपको कवर करके दे देंगे। लेकिन अगर आप एक वीडियो मिस करते हैं, स्किप कर रहे हैं, तो फिर हम आपको पूरा नोट्स कैसे दे पाएंगे। तो बेटर यही है कि आप हर एक वीडियो का नोट्स बनाइए, हम आपको प्रॉपर वे में एकदम जो आपका सिलेबस है उसको पूरा कवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।